स्वागत है आपका ओनली आईएएस में। आज 11 मार्च। आज हम करेंगे इसकी प्रीलिम्स फोकस न्यूज डिस्कशन, जिसमें हम साइंस एंड टेक का भी रिवीजन करेंगे। देखते हैं क्या कवर करेंगे। करंट अफेयर्स, पीआईबी, साइंस एंड टेक और कुछ पॉलिटी के आर्टिकल्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक न्यूज़ आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेलेबल वारंट जारी किया है कलकत्ता के हाई कोर्ट जज CS कर्णन के खिलाफ, जो कि बेसिकली बेलेबल है, मतलब उनको बेल मिल जाएगी इसमें। पर ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज तक किसी भी हाईकोर्ट के जज के खिलाफ ऐसा कोई वारंट जारी नहीं किया गया है। और ये जारी इसलिए किया गया क्योंकि वो उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके लिए वो वहाँ पर नहीं आए, तो इसलिए उनके खिलाफ ये केस बेलेबल वारंट जारी हुआ है। इन्होंने क्या था, इन्होंने कुछ कंटेंशियस लेटर लिखे थे जो कि सिटिंग और जो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो इसके बारे में इनकी ऊपर प्रोसीडिंग्स चली थी, जिसमें वो आने में असमर्थ रहे, तो उनके ऊपर ये बेलेबल वारंट जारी हो चुका है उनको अरेस्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी कि जुडिशरी में क्या डिके आ गया है उसके बारे में। चंद्रयान 1 जो कि कहा जाता था कि लॉक हो चुका है, उसको नासा ने दोबारा ढूंढ लिया है और उनका कहना है कि अभी तक ये उसका चक्कर काट रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात है कि किससे ढूंढा, तो ग्राउंड बेस्ड रडार टेक्निक के थ्रू ढूंढा है, जो अपने उनकी लूनर मिशन के लिए उन्होंने ढूंढना कोशिश की थी, पर साथ में ग्राउंड बेस्ड रडार टेक्निक के थ्रू उन्होंने चंद्रयान 1 को भी ढूंढ निकाला। चंद्रयान 1 लगभग 200 किलोमीटर अब है अभी जो लूनर सरफेस है उसके। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं, चंद्रयान का हमने बेसिक्स कवर कर ही लिया था अपने पिछले लेक्चर्स में। तो आगे बढ़ते हैं। 4 स्टेट्स ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, जिनमें इंडिया की मोस्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन है, वो सभी मिलकर 9 मई से 12 मई के बीच में पहला रीजनल सिंक्रोनस एलिफेंट सेंसस करेंगे, जिसके अंदर वो चेक करेंगे कि क्या साइज एलिफेंट्स की, हाथियों की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या डेंसिटी उनकी पॉपुलेशन की उस पूरे रीजन में। इससे खास बात यह कि आपको चारों रीजन की डिस्टिंक्टिव और इंपॉर्टेंटली उनकी जो वेरिएशंस है, किस किस साइज में है, कितनी मात्रा में, सब पता लग जाएगा। तो ये पहली बार हो रहा है। और कौन कौन से 4 स्टेट है ये आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्री पर्सपेक्टिव से। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आप इंडिया का मैप बनाइए, 4 राज्यों को विजुअलाइज कीजिए कि कहाँ कहाँ है, और ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। और आखिरकार आज राज्यसभा में द एनिमी प्रॉपर्टी बिल पास हो गया, जो कि सक्सेशन या ट्रांसफर का बिल। जो लोग देखिए बंटवारा या किसी युद्ध बंटवारे से पहले जो लोग चाइना या पाकिस्तान चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टी रह गई इंडिया में, तो अब क्या वहाँ से दोबारा लोग आके उस प्रॉपर्टी पे सॉरी हक जता सकते हैं? तो उसको रोकने के लिए एनिमी प्रॉपर्टी बिल लाया गया था, जो कि राज्यसभा में पास हो गया। इसका ओपोजिशन ने बहुत विरोध किया था। तो ये वही है कि आपके देश से जो लोग एनिमी टेरिटरी में चले गए, उनके क्या वंशजों को वो प्रॉपर्टी दोबारा उनके वंशानुगत अधिकारों के द्वारा मिलेगी या नहीं, जो इसके थ्रू है कि नहीं वो सरकार के पास चली जाएगी। और ये वॉइस वोट के साथ राज्यसभा में पास हुआ, क्योंकि अभी इसको लोकसभा भेजा गया, जहाँ इस पर डिबेट होगी। और टीपू सुल्तान की आर्मरी, मतलब जहां वो अपने हथियार घर था, वो एक जगह रेलवे ट्रैक बनाना था, जिसकी वजह से उसको मूव किया गया पूरा का पूरा। 225 साल पुराना ये आर्मरी स्ट्रक्चर था। इसको गन पाउडर वेपन बनाने के लिए टीपू सुल्तान यूज करते थे। टीपू सुल्तान हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्यों? क्योंकि ये रॉकेट साइंस में इनकी बहुत महारत थी उस टाइम में, और इनकी रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए जो इनके रॉकेट्स थे, जो सिस्टम था, वो उठा के वो लोग अंग्रेज लेके गए थे ताकि वहाँ पर रिसर्च कर पाए। फ्रेंच मर्चेंट्स के साथ मिलकर काफ़ी इन्होंने डेवलप किया था स्ट्रक्चर को, और ब्रिटिशर्स को लेके काफ़ी लोहा लिया था इन्होंने। बीच में कुछ कंट्रोवर्सी भी खड़ी रही है इनके रोल को लेके, क्या वो एक बाइगर्ड थे या फिर एक अच्छे रूलर थे। पर हिस्ट्री हमेशा पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है, आप किस पॉइंट से देखते हो। तो हमें इससे मतलब नहीं है भाई ये हिंदू बाइगर्ड था या मुस्लिम बाइगर्ड था, हमें मतलब ये कोई भी राजा है तो उसने कैसे रूल किया, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर क्या था, और वहाँ पर क्या क्या काम उसने किए थे इंपॉर्टेंट, जो टीपू सुल्तान की आपको डिटेल बना के रखनी चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और जो ये इनका आर्मरी थी, जैसे हथियार गृह जिसे कहते हैं, वो सेमी बरीड था और बीम्स वगैरह पे खड़ा था। और सबसे बड़ी बात है कि इसको रेलवेज ने पूरा शिफ्ट किया। तो ये पहली बार इंडियन रेलवेज ने किया, किसके साथ मिलके? एक न्यू दिल्ली बेस्ड इंजीनियरिंग फिर्म और यूएस कंपनी वोल्फ है, जिन्होंने मिलकर इसके साथ काम किया। तो याद रखिए, टीपू सुल्तान की आर्मरी को फुल टाइम मूव किया था इंडियन रेलवेज ने। जॉर्ज ए ओला, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, जिनकी इस डिस्कवरी से ऑयल रिफाइनिंग बहुत ईजी हुई थी और गैसोलीन का प्रोडक्शन लेस पोल्यूटिंग हो चुका था। आखिरकार उनकी मौत होगी 89 साल की उम्र में। इनको नोबेल प्राइज मिला था सुपर एसिड्स की रिसर्च के लिए, जिससे पता चला था कि कार्बोनेशन जो है वो कैसे अब स्टेबलाइज करके उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं, और कम पोल्यूशन के थ्रू आप उनको रिफाइन कर सकते हैं। इसका बेसिक पर्पज ये हुआ था बाद में, ठीक है। और केमिस्ट्री जो उनका वर्क था वो था अनस्टेबल कार्बन मॉलिक्यूल्स को लेकर था, जो कि कार्बोकेटाइंस होते हैं, इनको इसके विषय में था। याद रखिए नोबेल प्राइज किस लिए मिला था और क्यों रिलेवेंस है, कि लेस पॉल्यूशन रिफाइनिंग को उन्होंने मजबूत बनाया था इसके थ्रू, रिसर्च के थ्रू। और इनका मुद्दा था जो रिसर्च का था, अनस्टेबल कार्बन मॉलिक्यूल नोन एज कार्बोकेटाइंस के ऊपर स्टडी की थी।
तो क्या नाम था इनका, जॉर्ज ओला। नेक्स्ट मूवी करते हैं कि हंगरी ने फ्राइडे को जो एक इंडियन एयरक्राफ्ट का जो जहाज था, जो वायुयान था, वो क्योंकि ग्राउंड सपोर्ट से उसका नेटवर्क कॉन्टेक्ट टूट गया था, तो इस वजह से वहाँ पे एक फाइटर प्लेन पहले भेजा कि भाई उसको, ताकि एस्कॉर्ट करके दूसरी टेरिटरी में ले जा सके। कुछ दिनों पहले जर्मनी में जेट एयरवेज के साथ भी यही हुआ था कि उनका भी कॉन्टेक्ट नीचे एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से उनका संपर्क टूट गया था। देखिए जैसे भी कोई प्लेन ऊपर से उड़ रहा है, अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, लेट्स से ये एक बाउंड्री है, यहाँ आपका इंडिया है, ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है। जैसे कोई प्लेन अगर इस लोकेशन को क्रॉस करके अगली टेरिटरी में घुसता है, तो यहाँ जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, इसके बाद आप यहाँ के एयर ट्रैफिक कंट्रोल पाक के रीजन में जो इससे संपर्क करेंगे, तभी आप इस टेरिटरी में घुस पाएंगे। अदरवाइज वो आपको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर देंगे, भाई अनरिकॉग्नाइजेबल वो है और ये खतरा हो सकता है। रिसेंट थ्रेट्स के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्लेन जब स्टेट की बाउंड्री क्रॉस करता है तो वो संपर्क बनाए दूसरे एयर कंट्रोल सेंटर से। लेकिन ऐसा 2 बार हाल में इंडियन एयरक्राफ्ट कर चुके हैं, जिससे सस्पिशियस हो जाएंगे नजरों में कि भाई इंडिया वाले अक्सर ऐसा करते हैं, जो हमारी इमेज के लिए भी खतरनाक है और सेफ्टी रीजन के लिए बहुत बुरा हो सकता है कि अगर लंबे समय तक संपर्क ना हुआ और कुछ गड़बड़ हो गई तो शायद वो उस पर अटैक कर दे। क्योंकि इसके लेकर बहुत ही क्लियर सा मैंडेट है कि अगर कोई भी फ्लाइट डेविएट करती है और रिस्पॉन्स लगातार नहीं आता, तो जो हमने देखा 9/11 के बाद ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी हैं, तो इसलिए क्यों रिस्क लेना, और इसके ऊपर काम करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को भी, जिनकी भी फ्लाइट्स के सामने घटनाएं हुई हैं। तो इसको लेकर जो मुद्दे थे ये था कि कहा जाता है कि 2 वजह से हो सकता है, या तो मैकेनिकल फेलियर हो, ये कि कॉकपिट के पायलट थकान की वजह से सो गए हुए हैं, उनको ध्यान नहीं रहा हो। तो अगर ये ह्यूमन एरर है जो पायलट की वजह से हो रहा है तो बहुत ही खतरनाक है। अगर मैकेनिकल एरर है तो आप इसको ठीक करें, और अगर ह्यूमन एरर है तो बहुत ही ग्रेव ये एरर है, क्योंकि आपको पायलट्स को तब या तो आप ठीक से ट्रेन नहीं कर पा रहे या फिर उनको अवेयर करें कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो हंगरी और जर्मनी 2 जगह हो चुका था ये। और ये बात है, कोई भी एयरक्राफ्ट अगर एयर स्पेस से एक देश के दूसरे देश में जाता है तो उसको एनिमी एयरक्राफ्ट समझ सकते हैं वो, अगर वो कम्युनिकेट नहीं करता, ठीक है। देखिए हाल में टर्की ने रशिया का एक प्लेन गिराया था, फाइटर प्लेन, या फिर रशिया की टेरिटरी में भी 1-2 प्लेन मलेशिया के गिरे थे। तो जो भी वो प्लेन्स थे उनमें कम्युनिकेशन नहीं हो पाई थी, कुछ आतंकवादियों ने उड़ा दिए थे, तो वो वजह बहुत खतरनाक होती है सिक्योरिटी रीजंस को लेकर। तो एटीसी सिस्टम में जो मिसमैच होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी में, वो बहुत खतरनाक हो सकता है, और ये हाल में हुआ है। लॉन्ग हॉल फ्लाइट फ्लाइंग ओवर डिफरेंट कंट्रीज टू बी हैंडेड ओवर टू एटीसी, वही बात है कि एक देश से दूसरे देश को सौंपी जाती है, और पायलट्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी जो उनकी चेंज हुई होती है वो बताकर जमीन जो ग्राउंड कंट्रोल को बताना होता है कि हम कौन है, कहाँ जा रहे हैं, तब जाके वो आपको जाने देते हैं। अदरवाइज वो समझेंगे कि एनिमी एयरक्राफ्ट है। पर हंगरी के केस में क्या हुआ, इनको लगा कि अच्छा, बाद में कॉन्टैक्ट हो गया, उन्होंने बोला हम इंडिया के एयरक्राफ्ट हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, सही है, तो 2 फाइटर जेट्स भेजे कि भाई बाद में कहीं डेविएट ना कर जाए, कुछ गड़बड़ ना हो, इस चक्कर में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो लिए। तो ये बहुत ही एक नाजुक समस्या हो सकती है अगर आपका कॉन्टैक्ट लंबे समय तक ना बन सका किसी ग्राउंड स्टाफ के साथ। एक और न्यूज़ है कि चाइना ने अपने J-20 स्लीथ फाइटर्स अपने आर्सेनल में जोड़ लिए हैं। J-20 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले कुछ शुरुआती डिस्कशन जब हमने डिफेंस कवर किया था कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, क्या खासियत है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मारक क्षमता रखते थे। F-22 रैप्टर और पाक F जो रशिया के पास है, ये 5th जनरेशन इंडिया भी सॉरी डेवलप कर रहा है एक, तो प्लीज़ वो रिवाइज कर लीजिएगा। और ये इससे हमारी सिक्योरिटी जो पैराडाइम है वो कैसे चेंज हो जाता है। अगर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाइना के पास है तो इंडिया को किस हद तक उसको कंट्रोल करना चाहिए, ये भी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे एक मिशन ये भी है कि जो नासा का एक नया मिशन है यूरोपा क्लिपर 2020 में लॉन्च होने वाला है, जो कि वहाँ के मून जो यूरोपा है वो असल में जुपिटर का मून है, ठीक है। और ये इसको जाकर रीड करेगा कि भाई कहाँ कहाँ क्या है। और कहा जाता है कि यूरोपा में काफ़ी ज़्यादा लाइफ की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर सोल्टी लिक्विड वाटर ओशन मिलता है क्रस्ट के नीचे। तो यूरोपा हैबिटेबल होगा, इसके लिए 3 चीज़ें चाहिए, एक तो लिक्विड वाटर, केमिकल इंटीग्रेंट्स और एनर्जी सोर्सेज सफिशिएंट टू एनेबल बायोलॉजी। 3 चीज़ें चाहिए आपको, सफिशिएंट एनर्जी सोर्सेज चाहिए, लिक्विड चाहिए, वाटर चाहिए, तभी जाकर वहाँ पर होता है। देखिए इसका नाम यूरोपा क्लिपर क्यों, क्लिपर इसको कहते थे जो पुराने जहाज बिजनेस वाले होते थे, मतलब मर्चेंट्स के। देखिए इसमें जो कहते थे काफ़ी क्लासिकल और कम से कम ईंधन खर्च करके जाते थे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी डेवलपमेंट मेन मुद्दा है। तो यूरोपा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको एक उस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडी है जो कि महत्वपूर्ण है इस मामले में कि वहाँ पर पावर लाइफ हो गई। लाइफ के लिए क्या चीज़ चाहिए, ये देखिए लिक्विड वाटर, केमिकल इंग्रेडिएंट्स और एनर्जी सोर्सेज जो कि एक बायोलॉजी के एनेबल कर पाए। ये चीज़ें 2-3 चीज़ें याद करने वाली है। कहाँ किसका एक वो है
सैटेलाइट है या मून है, कौन सी वो लॉन्च करें नासा वाले, और क्या क्या इसकी स्पेशलिटी है, क्यों इसके ऊपर करें, क्योंकि यहाँ पर आइसी वाटर है आइसी सॉल्ट वाटर। सॉरी मुझे थोड़ा जुकाम है तो आवाज़ को लेकर दिक्कत है, वैसे भी कुछ दिक्कत है ही ऑलरेडी आवाज़ को लेकर मेरी। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक को इंटीग्रेट करने वाली है गवर्नमेंट आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी के साथ। बेसिकली कुछ नहीं है, जो बड़ी बीमारियां हैं कैंसर, डायबिटीज़ और जो दिल की बीमारियां, इनको लेकर जो समस्या, जो इन पे रिसर्च होता है या जो भी इन पे काम होता है, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे जो इंडियन मेडिकल सिस्टम है, यानी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी के साथ, ताकि इनकी टेक्निक को यूज़ करके भी आप इनका इलाज कर सके, इनके लिए मेडिसिन डेवलप कर पाए। तो एंशिएंट सिस्टम जो था, जो सॉरी जो एंशिएंट सिस्टम इंडिया का है मेडिसिन वाला, वो फॉलो करता है होलिस्टिक अप्रोच, मतलब इंडिविजुअल के अंदर समस्या, स्पेसिफिक बीमारी है, आप उस व्यक्ति पर विशेष पर ध्यान दें तो आप उसका इलाज कर पाएंगे। जबकि जो वेस्टर्न मॉडल है, जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है, वो डिस्कस करता है कि आप किस तरह एक बीमारी पर फोकस करते हैं, उसको उसका इलाज ढूंढते हैं। तो एक होलिस्टिक व्यू, मतलब पूरी ह्यूमन बॉडी को ध्यान में रखते हुए उसको कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करना ज़्यादा सहूलियत वाला माना जाता है, और वो हमारे सिस्टम में होता था। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा है कि हम जो आयुष के 3 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, रिसर्च इन होम्योपैथी एंड रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, जिन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो इस प्रोग्राम के तहत क्या करेंगे ये कि इन बीमारियों का प्रिवेंशन और अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, ताकि ये जो इनके अपने सिस्टम है, इसके थ्रू बीमारियों को कम किया जाए, उनका रोकथाम की जाए। तो क्या प्रोग्राम का नाम है? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एटसेट्रा, टू बी इंटीग्रेटेड विद आयुर्वेद, होम्योपैथी एंड यूनानी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये ऐसे टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी आ सकता है कौन कौन सी बॉडीज के साथ मिक्स हुई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने एक बात की कि वो अब अपने कैंसर को लेके जो मेडिसिन आएंगे उनको ट्रायल वर्जन्स चलाएंगे, कि उनको ट्रायल चेक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये जो दवाइयों की बातें करेंगे क्या वो कंप्लाइंट है या नहीं है, इसके बारे में। जैसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज की एक मेडिसिन है, आई थिंक कार्कटॉल, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन सेफ्टी के लिए भी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए स्टार्ट हो चुकी है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, जो कि कहा जाता है कैंसर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मददगार हो सकती है। तो ऐसी मेडिसिन, हालांकि वेस्ट में इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, पर इंडिया में इस पर रिसर्च चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, हमें अपने स्टाइल में करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जहाँ 3 जो काउंसिल है, आयुर्वेदिक साइंसेज, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध, इसके अलावा योग और नेचुरोपैथी का भी यूज़ करके आप कोऑर्डिनेट करेंगे, रिसर्च एक्टिविटीज़ करेंगे, ताकि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से वेरियस डिजीज़ का इलाज ढूंढें, इंक्लूडिंग कैंसर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि काउंसिल पर रिसर्च चालू हो चुका है आयुर्वेदिक साइंसेज के हिसाब से। तो ये 2-3 थे जो CCRAS, मतलब देखिए कुछ भी सेंट्रल काउंसिल आपको पता ही, RAS मतलब होगा रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, और RUM मतलब इन सॉरी होम्योपैथी मतलब RH, और यूनानी मेडिसिन मतलब CCRUM। तो ये सारी चीज़ें काम चल रहा है, और यूनानी फार्माकोलॉजिकल डिजीज बनाएंगे प्रिवेंशन की ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स के लिए। तो सबका अपना अपना एक जोन है जिसपे काम कर रहे हैं इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पिछले की चीज़ें डेटा ड्रिवन है, आपको याद करना पड़ेगा कि कौन के काउंसिल ज़्यादा टफ नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक, क्योंकि आज ये भी न्यूज़ PIB में आई थी कि प्रोजेक्ट सागर परिक्रमा पर कितना खर्च गवर्नमेंट ने किया, वो शायद लोकसभा में जवाब दिया था। तो प्रोजेक्ट परिक्रमा, सागर परिक्रमा क्या था वो देखते हैं। ये 1 और 2 दो बार हुआ था। असल में ग्लोबल सोलो सर्कम नेविगेशन की थी, मतलब कि पूरे जो अर्थ है उसका पूरा इन्होंने चक्कर काटा था एक जहाज के थ्रू, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि यूथ को इंस्पायर करना कि अंडरस्टैंडिंग सी के लिए, और वो एडवेंचर स्पिरिट डेवलप करना, लोगों के बीच में नेशनल प्राइड पैदा करना। एक बार ये 2009-10 में गया था, फिर 12-13 में गया था। तो ये काफ़ी एक जो कहते हैं वेलकमिंग मिशन था, जिसमें इंडिया के की कैपेबिलिटीज लोगों के सामने आई थी कि भाई यहाँ से ऐसे मिशन जाते हैं, और लोगों को इसके लिए सॉरी फॉर यंगस्टर्स को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम टू हैव इट्स ओन इंटरेस्ट रेट फॉर कमर्शियल बैंक्स के लिए नया एक सिस्टम आया। गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने सेविंग बैंक्स की डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ आप अप्रूव करवा पाएँ। बस इसमें 2 क्लॉजेज हैं। एक 1 लाख रुपए से जो
कम है या फिर 1 लाख रुपए तक के जो है उनमें यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट होगी सेविंग बैंक के लेकर, और जो भी आपके एंड ऑफ द डे सेविंग बैलेंस बैंक बैलेंस होगा अगर 1 लाख रुपए से, उसमें जो भी आपका डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक ही कंडीशन में कर सकता है कि इंटरेस्ट जितना भी डिपॉजिट है एक आदमी का और दूसरे आदमी का, जैसे मिस्टर एक्स ने 2,000 रुपये जमा किए 2 लाख रुपए, ठीक है, और मिस्टर जेड ने भी 2 लाख रुपए जमा किए, तो आप ये नहीं कर सकते कि इसके 2 लाख पे कुछ और रेट, इसके 2 लाख पे कुछ और रेट रखनी है तो इक्वल सम पे इक्वल रेट लगेगा। ओके, अगर उस डेट पे ही दोनों गए, हो सकता है कि अगले दिन हमने कुछ और रेट लॉ निकाल दिया हो कि भाई आज से रेट इतनी है तो कल वाले को तो पुरानी रेट मिलेगी, पर एक दिन पर एक टाइम में एक अमाउंट पे एक ही आपको रेट रखनी है। ये नहीं कि आज मैं गया तो मुझे कोई और रेट, आप गए तो आपको कोई और रेट, तो हम दोनों को एक दिन में अगर एक ही अमाउंट है तो एक रेट मिलनी चाहिए उस पर, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट्स इन टर्म्स ऑफ सेम डेट पे अगर हम पैसे जमा करते हैं। लेकिन 1 लाख से कम में आपको यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट ही रखना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कवर कर ली हमने। एक छोटी सी न्यूज़ है कि 3 मेगा फूड पार्क्स महाराष्ट्र में बन रहे हैं, वर्धा, औरंगाबाद और सतारा डिस्ट्रिक्ट में। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई है इंडिया में जो कि थी विजन जीरो पर। विजन जीरो मतलब जो अक्सर वैसे से विजन जीरो रिलेटेड है, जीरो एक्सीडेंट्स, जीरो हेल्थ हैजर्ड्स या ऑक्यूपेशनल जो काम करने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है उसको जीरो करना, ये एक विजन है कि उन सबको जीरो कर देना। तो इसको लेकर कॉन्फ्रेंस हुई ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज को लेकर जो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर में होता है, ताकि वहाँ कार्य पर किसी लोगों की मौत ना हो। अक्सर कई लोगों की जान चली जाती है खनन या कंस्ट्रक्शन के कार्यों में या मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसको लेकर एक इसमें बैठे से बहुत सारे इंजीनियर्स, ऑफकोर्स पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब मिलकर बात करेंगे किस तरह इसको अचीव किया जाए। तो एक कॉन्फ्रेंस जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि फास्ट इमर्जिंग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ विजन जीरो इंडिया में को बढ़ावा देने में मदद करेगा, और गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को लेके कि किस तरह लोग हेलमेट यूज़ करें और कैसे बेहतर तरीके से जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है उसको सही तरह से डेवलप किया जाए ताकि कैजुअलिटीज़ ना ही हो और जीरो हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विजन जीरो। तो आज के लिए करंट अफेयर्स में ये था जो मैंने कवर किया प्री के हिसाब से। चलिए देखते हैं साइंस एंड टेक। हमने ऑलमोस्ट स्पेस टेक्स मोस्ट ऑफ देम कर लिया था, तो बायोटेक और इन्फोटेक करेंगे, इसमें क्या क्या आता है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ऑगमेंटेड रियलिटी इंस्टीट्यूट जो है इंडिया में वो पहली बार खुल रहा था, वाराणसी में खुलेगा पहला ऑगमेंटेड रियलिटी AR, ठीक है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी होती क्या, पहले ये जानते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी का जो इंस्टीट्यूट है वाराणसी में खुल रहा है, ये वही सेंट्रल गवर्नमेंट खोल रही है। ऑफकोर्स वाराणसी हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या कहा जाता है कि बहुत ही बिग टिकट रिफॉर्म होगा अगर ये हो जाता है ठीक से सेटअप इंडिया में। तो क्योंकि ये जो स्किल इंडिया मिशन है या फिर जो स्टैंड अप इंडिया मिशन है उसको बहुत हद तक आगे ले जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कहते हैं कि इंटरनेट का उपयोग करना, एक नई तरह की जनरेशन, नई तरह की इंडस्ट्री जनरेट करने का उसमें बहुत बड़ा रोल है ऑगमेंटेड रियलिटी का। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, देखिए पहले एक जानते क्या है, एक रियलिटी होता है, सामने एक दीवार जो आप देख रहे हैं वो रियलिटी है कि एक दीवार है, ठीक है। अगर आपको मैं एक कार्टून दिखाऊं जिसमें एक दीवार बनी हुई है, जो आप ही की दीवार का मैं एक कंप्यूटर पे कुछ बना लूँ ड्राइंग जिसमें पूरा बताऊँ दीवार की विड्थ इतनी है, लेंथ इतनी, 3D वॉल, ठीक है, तो वो हो गई उसकी वर्चुअल रियलिटी। दीवार वही है, उसको वर्चुअली दिखा रहा हूँ मैं, रियली नहीं दिखा रहा, ठीक है। पर जब इस रियल दीवार पर आप अपना कैमरा डालें, ठीक है, और जैसी दीवार को देखें, मेरी जो वर्चुअल सॉफ्टवेयर है वो आपको वहाँ एक और दीवार दिखाए जो वही दीवार है, उसकी वर्चुअल इमेज, और वो दिखाए इस दीवार की लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, 3 डायमेंशनल में, जैसे कि आप गूगल अर्थ में कर पाते हैं। तो उसको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। रियलिटी को हमने ऑगमेंट किया है वर्चुअल रियलिटी के साथ, असली जो सच्चाई है उसको आपने एक और चीज़ के साथ ऐड करके ज़्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंटेबल बनाया, ठीक है। तो ये ईऑन रियलिटी के साथ इनकी कोलैबोरेशन है और इंटरनेट रेवोल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे सकते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्पेशलाइज। देखिए बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, कुछ अगर आप लोगों से कुछ में आयरन मैन मूवी देखी है या ऐसी, तो जिसमें वो बंदा एक सामने बड़ा सा स्क्रीन खोलता है जो कि टोटली जब वो फ्लाइट में होता है आयरन मैन, तो उसके हेलमेट पे पूरी डिटेल आती रहती है कि बंदा कितने किलोमीटर दूर है, कितनी हाइट है, कितना वेट है। तो बंदे को देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बंदा रियल है, उसकी जो इमेज है वो वर्चुअल है, पर जो डेटा आ रहा है वो ऑगमेंटेड है, मतलब वर्चुअल इमेज का डेटा रियल इमेज के ऊपर चिपका रहा है, ठीक है। तो वो असल में वो नहीं है वहाँ उसके हेलमेट के सामने, पर उसको दिख रहा है कि अच्छा इतने डिस्टेंस पर है, यहाँ पर है, तो वो बंदा वहाँ पर है, उसकी इमेज आँख के सामने बन रही है। दैट इज अ वर्चुअल इमेज विच इज, यहाँ ऑप्टिक्स वाला रूल मत लगाना कि वर्चुअल रियल वाली इमेज में, नॉर्मल कॉमन सेंस समझा रहा हूँ कि उसके ऊपर आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अब देखिए कोई एक बड़ा सा लेट्स से एक न्यूक्लियर फैक्ट्री है जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें किसी को आपको ट्रेन करना है, तो वो बंदा सीधा न्यूक्लियर रिएक्टर में जाकर काम करेगा तो तबाही आ जाएगी, अगर एक गलती हुई तो कुछ भी हो सकता है।
पर अगर आप वही टेक्नोलॉजी वर्चुअली डेवलप करें, ठीक है, और फिर आप उसको पहना के एक वर्चुअल सेटअप में ले जाए जहाँ वो ऑगमेंट कर पाए, दीवार है सामने, उसको लगेगा अच्छा ये सेटअप है और वो उसी पर काम कर पाएगा। एक नॉर्मल दीवार को वो समझेगा, एक नॉर्मल मशीन को समझेगा कि न्यूक्लियर फैसिलिटी की मशीन है, तो उससे आप उसको ट्रेन कर पाएंगे। तो इसकी जो रेंज है स्किल डेवलपमेंट की बहुत बड़ी है। स्कूलों में या इंजीनियरिंग रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। रियल वर्ल्ड वर्क प्लेस बना सकते हैं आप 3 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी एल्गोरिथम्स यूज़ करके बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ इसमें आप सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। देखिए रियलिटी परसेप्चुअल रियलिटी इज इक्वल टू ऑगमेंटेड रियलिटी एनहांसिंग परसेप्शन ऑफ रियलिटी। देखिए बहुत बेसिक टर्म है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हो सकता है कुछ और डेफिनेशन हो, बट इट्स वन ऑफ द डेफिनेशन व्हिच आई एम गिविंग यू। और लेट अब ये देखिए कोई एक रियल सीन है, आपने कैमरा पे खींचा, फिर वहाँ पे वर्चुअल इन्फो आया जो मैं आपको बता रहा था अभी, और आपका सीन बना जो कि जिसमें इन्फॉर्मेशन भी और रियलिटी भी ऑगमेंट। देखिए बिग बैन यहाँ देख रहा है, अब ये उसको बता रहा है कि पिक्चर किस चीज़ की, वेस्टमिंस्टर की पिक्चर है जो यूएस में है, उनका पार्लियामेंट है कैसी है, तो ये कब बना, कहाँ बना, कितना डिस्टेंस है, सर्कमफेरेंस क्या, तो ऐसे कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, जो आपको बेहतर तरीके से रियलिटी को ऑगमेंट कर पाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑगमेंटेड रियलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इस पर दे रहा हूँ। ये आपकी रियलिटी को एनहेंस करती है, 3D इन्फॉर्मेशन देती है, असेंबली लाइन्स जैसे कहते हैं उनकी एनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ सकती है, और ज़्यादा सोफिस्टिकेशन यूज़ कर सकते हैं आप, साउंड वीडियो एटसेट्रा ऐड करें, एल्गोरिथम्स यूज़ करके आप इसको और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। देखिए इससे जैसे मूवी का सीन में बता रहा था, इट इज़ क्लियर केस की आप ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करके फ्यूचर में कुछ ऐसा हम कर पाएंगे। जिन्होंने अगर आयरन मैन ना देखी हो तो कृष्ण देखी हो, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही इन्होंने यूज़ किया था कि भाई वर्चुअल है कुछ जो आप रियलिटी से बना हुआ है, वर्चुअल रियलिटी को दिखाता हुआ वर्चुअल चीज़, ठीक है। तो ये आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी। कहाँ इसका इंस्टीट्यूट है? वाराणसी में। तो आई थिंक इतना इनफ है इसके लिए, और आगे बढ़ते हैं। बेडाक्विलीन एक जो टीबी है उसकी मेडिसिन। देखिए एक नॉर्मल टीवी होता था जो पहले हुआ करता था, अब जो टीवी है वो काफ़ी हद तक ड्रग रेसिस्टेंट हो चुका है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। इसका मतलब होता है कई सारी ड्रग्स इस पर काम ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स का जो प्रकोप चल रहा है, कई चीज़ें जो है वो अब काम नहीं कर पाती, कई दवाइयाँ। तो उनके लिए एक नया दवाई आई है बेडाक्विलीन, जिसे कहते हैं कि इट्स अ मिरेकल ड्रग। मिरेकल ड्रग मतलब एक आविष्कारिक या मिरेकल के ठेदी नहीं पता मुझे, उस तरह की दवा है कि इलाज कर देगी सब कुछ का। ये इंजेक्टेबल है और एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है। देखिए मोस्ट रेसिस्टेंट जो इंडिया में टीबी होता है वो होता है क्योंकि लोग अपनी ड्रग्स प्रॉपरली पूरे नहीं करते। डॉट्स जो एक प्रोग्राम है टीबी के इलाज का, जिसका काफ़ी एक ऐड भी आपने देखा होगा, पक्के इलाज का पक्का वादा, तो आप उसको ठीक से पूरा नहीं करते, आपको एमडीआर टीबी स्ट्रेन हो जाता है उसके बाद, मतलब आप मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट हो जाता है टीबी को लेके। तो इसके लिए उन्होंने हाई क्वालिटी ड्रग डॉट्स प्रोग्राम चलाया, जिसमें कि आप ड्रग्स डॉट्स प्लस, मतलब डॉट्स तो दे ही रहे हैं, प्लस एक अलग से ड्रग रेसिस्टेंट टीबी को रोकने के लिए एडिशनल एलिमेंट देंगे। तो ये सिस्टम है अभी, पर वो जो बेसिक दवाई है उसका नाम है बेडाक्विलीन, तो इसको याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से। तो बेडाक्विलीन क्या है? ड्रग रेसिस्टेंट टीबी ड्रग रेसिस्टेंट मेडिसिन। और एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आई थिंक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मेन्स पर्सपेक्टिव देन प्री, बट क्योंकि ये न्यूज़ में आया था तो मैंने इसमें सोचा कवर कर लूँ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट असल में क्या है कि अब जो इंसानों का डीएनए है उसको पहले जो पहला मिशन था ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1 था, उसमें आपने पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें आप पूरे डीएनए स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद लिख रहे हैं, सिंथेटिक डीएनए को राइट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा वाला है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट कहते हैं इसको, ठीक है। पहला वाला जीनोम प्रोजेक्ट रीड। तो देखिए पहले आपने पढ़ लिया, दूसरा आप खुद से क्रिएट करेंगे। तो जो नया राइट प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या करेंगे, आप डीएनए सेगमेंट को सिंथेटिकली लेबोरेटरी में क्रिएट करेंगे। जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं वो मैंने आपको डीएनए पहले एक्सप्लेन किया था एक वीडियो पहले, आई गेस आप उसको जाके देख लें, क्योंकि अगर आप सीरीज से पढ़ते आ रहे हैं तो आई गेस बेटर पोजीशन में हम इन सबको कवर करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे से अडॉप्ट करती है। तो ये पॉइंट है। और पोटेंशियल जो इसकी एप्लीकेशन है वो आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ह्यूमन ऑर्गन्स। क्रिस्पर मैंने बताया था कि आप डीएनए को काट के अलग करके नया कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक प्रिंसिपल है जो जीनोम प्रोजेक्ट के बाद ही डेवलप हुआ है। और इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं, वैक्सीन, यहाँ तक कि आप एक मच्छर बना सकते हैं जो दूसरे मच्छरों को मार दे। आप जैसे कहते हैं थर्ड बेबी भी क्रिएट कर सकते हैं, 2 लोगों का जीन लेके तीसरे जीन, थ्री पेरेंट बेबी की बात होती है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जो एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पेरेंट बेबी के बारे में क्या विचार है, एथिकली बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे अबॉर्शन भी एथिक्स पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें कंसर्न ये था कि ये भाई ह्यूमन लाइफ को बढ़ा सकता था, पर किस हद तक आप अपनी ज़िंदगी को इंजीनियर कर सकते हो, जो ऊपर से बनी बनाई है, आप किस हद तक उस पर छेड़छाड़ करोगे, उसके बाद क्या रिजल्ट्स आएंगे, एथिकल क्या कंसर्न्स हैं इसके, इसको
जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही नहीं होंगे उसके बाद आप क्या करेंगे इसका, तो बहुत काफ़ी इसके थे। तो मैंने सोचा इसको बड़ा डीपली पढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा एडिटोरियल था, आर्टिकल था हिंदू में, मैंने वहीं से पिक किया है आर्टिकल। देखिए जो जीनोम प्रोजेक्ट था पहले वाला, जो अब जो एलजीबी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड था जिसमें हमने पूरा रीड किया, अब जो राइट है इसमें क्या करेगा, ये ऐसे टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं जो कि सभी ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल होंगे यूनिवर्सली, ठीक है, स्पेशली जिनके जीनोम छोटे हैं, मतलब वायरस वगैरह। तो आप खुद के जीनोम छोटे छोटे इंडिविजुअल जीनोम और जीन्स बना पाएंगे जो कि बहुत सस्ते पड़ेंगे। तो आप जीनोम बना लेंगे अब, और उसके यूज़ करके आप जो वेरिएशंस कर सकते हैं किसी में करेंगे। हो सकता है नैनो कैंसर किलिंग सेल्स वायरस बना दें आप, एक वायरस दूसरे वायरस से लड़ेगा इस तरह से। तो फॉर एग्जांपल बेस्ट तरीका इसका स्टेराइल मॉस्किटोज बनाना, जैसे जीका केस में भी हुआ था कि आप वो मच्छर बनाए जो मस्किटोज जो स्टेराइल है, तो और ज़्यादा उनसे मच्छर पैदा नहीं होंगे, तो वो आप उनको ले जाके छोड़ दें, तो वो जब मीटिंग करेंगे दूसरे मच्छरों के साथ, जो फिर दूसरे पैथोजेंस के साथ, तो आपकी जीनोम इंजीनियरिंग हो जाएगी। और तो एक पैथोजन रेसिस्टेंस बनाएंगे मस्किटोज में कि अब या तो वो ग्रो नहीं करेंगे, या फिर उनके साथ जो पैरास, देखिए मच्छर पैरासाइट्स लेके घूमते हैं, तो जो आपको मलेरिया होता है या फिर चिकनगुनिया होता है, आप ऐसे मच्छर बना दें जो कि जीनोम इंजीनियरिंग कर दे सामने वाले की। तो उसके बाद क्या होगा, उनको वो कैरी नहीं कर पाएंगे, तो आपके मच्छर वो कैरियर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो फील्ड ट्रायल से पता चला है कि स्टेराइल मस्किटो की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। देखिए एक मच्छर के अंदर आपने कुछ जीनोम एडिटिंग कर दिया, वो मच्छर जिस मच्छर के पास गया उस मच्छर को उसने क्या कर देना है, इनकेपेबल बना देना है कि वो डेंगू मलेरिया फैला पाए। तो आपके लिए अच्छी खबर है ये। पर फिर उसमें कंसर्न ये है कि आप जेनेटिकली रीरिटन जो आपका मॉस्किटो है वो बाकी इम्बैलेंस कैसा क्रिएट करेगा। जैसे एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है कि एक बटरफ्लाई एक पंखुड़ी हिलाती है तो कुछ दुनिया में कितना बड़ा असर होता है जो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। अब एक मच्छर की पूरी अपने जीन को चेंज कर दिया तो उसकी पॉपुलेशन से क्या इम्पैक्ट होगा इंसेक्ट्स पर, ये जानने वाली बात है। अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट होगा, मॉडिफाइड मॉस्किटो वाइल्ड में जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, अगर उसने सिर्फ मच्छर ही नहीं किसी और को अपने जीन दे दिया तो उसके बाद कुछ एक नया डेवलप हो जाएगा, फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर बना लोगे, ठीक, गॉडजिला खड़ा हो जाएगा एक, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको काफी कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाता है। पर फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन बेटरमेंट आप नई नई बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं, कैंसर सेल्स का इलाज हो सकता है, जो बच्चे पैदा होने से पहले बीमारी से ग्रसित है आप उनको ठीक कर सकते हैं, जो वूम में आप एडिटिंग करके वूम, आपको पता है बच्चा ऐसा होने वाला है, आप कुछ वहाँ एडिट कर सकते हैं। तो बहुत ही हाई प्रोफाइल एक टेक्नोलॉजी है। और अब एक बेसिक ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस होता क्या है जो हम बात कर रहे थे, वो एक मैप होता है ह्यूमन बॉडी का जो कि हमको बताता है कि किससे क्या होता है, कौन से डीएनए से क्या होता है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से जीन की म्यूटेशन जो म्यूटेट करता है, तो कौन से इंसान की म्यूटेशन से क्या हो सकता है, कि अगर आपका ए जीन एक स्मॉल हो जाए तो क्या हो जाएगा, कौन सी बीमारी हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। म्यूटेशन एक बहुत ही फेमस टर्म है जहाँ म्यूटेट कर जाते हैं, थोड़े चेंजेस आते हैं। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस इंसान को कॉमन बायोपोलर डिजीज होगा या सिंगल न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म होगा। तो आप या तो उसको चेंज कर सकते हैं या आप इसको रोक सकते हैं होने से। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद, जो काफ़ी इनएक्सपेंसिव हो चुकी है। तो अब नया चल रहा है ह्यूमन जीनोम राइट की बात। इंडिया ने भी अपना ह्यूमन जीनोम एक बनाया था 2000 आई गेस 7 या 8 में। ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। अब तो आई थिंक इतना काफ़ी इसके लिए। अब चलते आगे, एक पॉइंट है प्रोजेक्ट रीएनिमा जो कि न्यूरोलॉजिकल रीएक्टिवेशन की बात करता है। ये असल में इंडिया और के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का प्लस ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, जिसमें वो कोशिश करेंगे कि जो लोग मर चुके हैं ब्रेन डेड उनके दिमाग को दोबारा जीवित करने की कोशिश। तो इसमें क्या करेंगे कि जो दिमाग का लोअर मोस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग या हार्ट जो बीट करता है आपका इसकी वजह से, तो उसको उसमें वो स्टेम सेल्स या लेजर या मीडियम नर्व स्टिमुलेशन डाल के किस तरह कोशिश करेंगे जिंदा हो जाए, कुछ भी ठीक हो जाए, काम करने लगे। तो ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। इसको भी कहा था कि भाई एथिकली काफ़ी गलत है, आप किसी को ब्रेन डेड हो कैसे कुछ कर सकते हैं। पर पॉइंट ये है कि इसको लिए पहले सबसे मुश्किल था ट्रायल कहाँ करेंगे। तो इंडिया की हॉस्पिटल है रेविटा लाइफ साइंसेज, जहाँ पर रेविटा लाइफ साइंसेज नहीं है, फिलाडेल्फिया में है। इंडिया का अनुपम हॉस्पिटल है रुद्रपुर उत्तराखंड में, जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ट्रायल इनको मिल गया था कि भाई 20 ब्रेन डेड बंदों पर आप ये स्टेम सेल्स व लेजर वगैरह यूज करके आप कोशिश करेंगे कि, और देखिए यही टेक्निक होती है जो पेशेंट्स कोमा में जाते हैं उनको वापस लाने के लिए। पर कोमा में जब जाते हैं वो ब्रेन डेड नहीं होते। तो इस पर एक लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट चलेगा। और आई गेस ये हालांकि एक नज़रिए से कहा जाता है बहुत ही गलत है, आप नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, पर साइंस हमेशा नेचर के खिलाफ ही जाता है। पर कंसर्न यही थे कि ट्रायल्स के इनको मिल के कैसे गई परमिशन। तो रिलीजियस बॉडीज में काफ़ी हंगामा मचा था, पर अदरवाइज अभी तक शायद ये रोक दिया गया है या नहीं रोका गया, कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। बट ये ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा था क्योंकि इसको लेके काफ़ी मीडिया में बखेड़ा खड़ा हुआ था।
तो आई थिंक साइंस एंड टेक में आज हमने इतना ही किया है, और धीरे धीरे कवर करेंगे, क्योंकि बायोटेक के क्या क्या कवर करना है क्या नहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है छांटना। सो लेट्स बिगिन। हमारा पॉलिटिकल में 2 आर्टिकल्स करेंगे, 52 और 53। देखिए 52 के बाद से 51 जो हमने कर लिया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज था 51 है। 52 से हमारा सेक्शन पार्ट 4 द यूनियन स्टार्ट होता है, जिसका चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव है। 52 सीधी सी बात कहता है भाई देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब हम वहाँ हमारे देश में होगा एक राष्ट्रपति, तो प्रेसिडेंट तो होना ही होना है, आप उसको उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। ये नहीं कि कल एक कहा कि भाई अब राष्ट्रपति नहीं होगा। 52 बहुत सिंपल है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में बहुत सिंपल है, एग्जीक्यूटिव पावर जो इंडियन यूनियन की है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम एज इन अकॉर्डेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे संविधान कहता है उस तरह से वो उस शक्ति का उपयोग करेगा। और संविधान क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू वो करता है, ना कि अपने दम पर। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज इट। एग्जीक्यूटिव का पावर कहाँ वेस्ट करता है? प्रेसिडेंट में। और जो जनरल जो सुप्रीम कोर्ट डिफेंस फोर्सेस का कमांडर है कौन है? प्रेसिडेंट है। और कोई भी चीज जो इस आर्टिकल में वो हमारे प्रेसिडेंट के फंक्शन को आप उसको गवर्नमेंट को मूव करने के नहीं रोकती, ना ही पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाने से रोकती है कि वो किसी और को कोई चीज का फंक्शन दे पाए। ठीक है, तो मतलब ये तो है भाई, ये सब प्रेसिडेंट है, पर पार्लियामेंट चाहे तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, किसी और को दे सकती है। सो क्या है 52 देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक राष्ट्रपति होगा हमारे स्ट्रक्चर में। और 53 क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की कहाँ लाई करती है? प्रेसिडेंट में, जो कि वो संवैधानिक रूप से ही उपयोग कर सकता है। संवैधानिक रूप क्या है? पावर किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। और दूसरा पॉइंट है कि जो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस का कौन है? वो हमारा प्रेसिडेंट है। तो आज के लिए इतना ही था, आई थिंक आपको पसंद आया होगा। तो फीडबैक, क्वेश्चंस और पीडीएफ हमारी वेबसाइट onlyas.com से आप जाके ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।